लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टिकल कन्फाइंड इन 1D बॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि एक पार्टिकल जो है वो 1D बॉक्स में मूव करने के लिए कन्फाइंड है। तो ये जो बॉक्स है इसकी जो बाउंड्रीज है वो x बराबर 0 और x बराबर a के द्वारा दी जा रही है। और इस बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल है वो मान लेते हैं 0 है, और बाहर जो पोटेंशियल है और दीवारों पर भी ये जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है। बाहर भी पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि वहाँ पर पार्टिकल जो है वो अलाउड नहीं है, वहाँ पर नहीं रहेगा, वहाँ रहना उसका अलाउड नहीं है। और पार्टिकल जो है वो इसके अंदर कॉन्फाइंड है और इसी के ही अंदर वो मूव करने के लिए स्वतंत्र है, और बाहर जाना और दीवारों पर भी रहना इसका पॉसिबल नहीं है। तो पार्टिकल के लिए जो पोटेंशियल फंक्शन है वो इस तरह से दिया जा रहा है। पोटेंशियल फंक्शन वी एक्स, पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 जब x की वैल्यू 0 से a के बीच में हो, और इज इक्वल टू इनफाइनाइट अदरवाइज। तो और कहीं पर भी जो है पोटेंशियल कितना है, इनफाइनाइट है, और बॉक्स के अंदर पोटेंशियल जो है वो 0 है। ये हम लोग मानकर चल रहे हैं, फ्री है, फ्री टू मूव है, ये बॉक्स के अंदर गति करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है ये जो m मास का पार्टिकल है वो। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और इसके लिए एनर्जी भी निकालेंगे पार्टिकल की, और एनर्जी के अलावा इसमें अपने वेव फंक्शन भी निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये क्या है, ये अपने को सबको पता है कि ये होती है d2 साई एज ए फंक्शन ऑफ x अपॉन dx2 इज प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और e माइनस v एज ए फंक्शन ऑफ x और साई एज ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ये वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, और इसको अपने को सॉल्व करना है फॉर द पार्टिकल। तो चलिए अपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इससे। इसमें देखो पहला तो क्या काम करते हैं, पुटिंग Vx इज इक्वल टू 0। तो Vx इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी d2 साई एज ए फंक्शन ऑफ x अपॉन dx2 प्लस का 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और e और साई एज ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो पहला काम तो ये किया कि v को जो है हमने 0 पुट कर दिया है। अब दूसरा काम ये करेंगे कि ये जो कांस्टेंट है 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, इस कांस्टेंट को हम लोग मान लेंगे k स्क्वायर। ये मान लेते हैं लेट, लिख देता हूँ, और इसको इक्वेशन नंबर मैं दे देता हूँ 1। तो इसको हम लोग k स्क्वायर मान लेंगे। तो ये इक्वेशन, और एक दूसरी चीज़ की d अपॉन dx जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आप लोगों ने नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स में आपने सॉल्व की होगी। खैर ये तो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको कैपिटल D से हम लोग इस ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ऊपर जो इक्वेशन लिखी हुई है वो क्या लिखी जा सकेगी, वो लिखी जा सकेगी d स्क्वायर और प्लस का ये k स्क्वायर, और साइज में कॉमन आ रहा है, साइज में कॉमन आ रहा है, इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है इस फॉर्म में लिखी जा सकेगी, जहाँ ये जो कैपिटल D है, कैपिटल D जो है वो इसके द्वारा दिया जा रहा है, d अपॉन dx के द्वारा दिया जा रहा है। तो d स्क्वायर क्या होता है, डबल डेरिवेटिव होता है, यानी कि d2 अपॉन dx2 होता है। अब ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे, रूट्स निकालने के लिए d स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। तो d बराबर आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा k। ये इसके रूट्स हो जाएंगे, इस इक्वेशन के ये मूल हो जाएंगे। और अगर किसी इक्वेशन के रूट्स इस तरह से हों तो उसके जो सॉल्यूशन लिखे जाते हैं
देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? सॉल्यूशन लिखा जाएगा साई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। इसमें सॉल्यूशन लिखा जाता है जब आयोटा के रूप में रूट्स होते हैं, तो साइन और कोस का लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में सॉल्यूशन लिखा जाता है। तो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। तो ये जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। और ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट्स हैं। ए और बी क्या है? कांस्टेंट्स हैं। और ये जो कांस्टेंट्स हैं ये कैसे निकलेंगे? ये निकलेंगे बाउंड्री कंडीशंस का यूज करके, बाउंड्री कंडीशंस। तो चलिए हम लोग बाउंड्री कंडीशंस का यूज करेंगे और ए और बी को निकालने का प्रयास करेंगे। तो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है? फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है कि पार्टिकल जो है वो लेफ्ट दीवार पर x बराबर 0 वाली जो दीवार पर है पाया नहीं जा सकेगा, वो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है। तो बाउंड्री कंडीशन को मैं BC लिख देता हूँ। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ये है कि x बराबर 0 पर पार्टिकल के पाए जाने की संभावना नहीं है, और अगर पार्टिकल के पाए जाने की संभावना नहीं है तो वेव फंक्शन कितना होगा? उसका 0 हो जाएगा, साई x बराबर 0 हो जाएगा। ये आप इस इक्वेशन में पुट करिए। इस इक्वेशन को मैं नंबर 3 दे देता हूँ और 2 और 1 ऊपर मैं देना चाहूँगा। 2 नंबर इक्वेशन, अच्छा 1 नंबर तो मैंने दे रखी है और फिर इसको अपने 2 दे लेते हैं, इसको 2 नंबर इक्वेशन दे लेते हैं। चलिए, तो ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन में इस इक्वेशन में यूज करूँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो देखो साई एक्स की जगह 0 रख दिया, इस इक्वेशन में यूज कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 0 रख दिया और राइट हैंड साइड में x की जगह 0 पुट करना है। x की जगह 0 पुट करो तो देखो a और साइन 0 प्लस b और कॉस 0। तो a की जगह x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में साई x की जगह 0 पुट कर दिया। ये जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है इसका हम लोग यूज कर रहे हैं। अब साइन 0 तो खुद ही 0 होता है, तो ये पहला पद तो 0 हो जाएगा, और b और cos 0 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा। तो इधर 0 चल रहा है, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है? 0 आ जाती है। तो एक कांस्टेंट हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया है, b बराबर 0। और जैसे ये कांस्टेंट अपने को प्राप्त हुआ तो ये कांस्टेंट वापस पुट कर दीजिए, देयरफॉर सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन अपना मॉडिफाइड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मॉडिफाइड सॉल्यूशन हो जाएगा साई एज ए फंक्शन ऑफ x। तो b तो इसमें ख़त्म हो गया, तो रह गया क्या? a और साइन और k x, ये रह गया। इस इक्वेशन को हम लोग 3 नंबर इक्वेशन दे देते हैं। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन का यूज किया और b बराबर 0 इससे अपने को प्राप्त हो गया। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या काम आती है चेक करते हैं। चलिए, सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या काम आती है? BC2 मैं इसको लिख देता हूँ, बाउंड्री कंडीशन सेकंड। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन ये है कि दूसरी वाली जो दीवार है, उस बॉक्स की दूसरी वाली जो दीवार है राइट हैंड साइड वाली, यानी कि x बराबर a, इस दीवार पर भी पार्टिकल नहीं पाया जाएगा। इस दीवार पर भी साई x कितना होना चाहिए? साई x एट x इज इक्वल टू a शुड आल्सो 0। तो ये जो कंडीशन है वो हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये कंडीशन यूज करें तो देखो इसी इक्वेशन में करनी है, ऊपर जो लिखी हुई है इसी कंडीशन में करनी है। तो साई की जगह तो 0 पुट कर दो, और क्या चल रहा है? a चल रहा है, और साइन k और x की जगह a पुट कर दीजिए। x की जगह हमने a पुट कर दिया, तो ये x की जगह a और साई x की जगह 0 पुट कर दिया। अब आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में 0 है और राइट हैंड साइड में a और साइन के a है। तो साइन के ए तो 0 हो नहीं सकेगा, a 0 होने पर तो पूरा वेव फंक्शन ही खत्म हो जाएगा। तो साइन के ए को 0 होना पड़ेगा, और साइन के ए कब 0 होगा? जब के ए की वैल्यू n पाई हो। आप याद करें मैथमेटिक्स की बात, साइन n पाई 0 होता है, बिकॉज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइन n पाई इज इक्वल टू 0, वेयर n कितना हो सकता है? n कैसे वेरी करता है? 1 2 3 एंड सो ऑन, ये n इस तरह से वेरी करता है। तो इससे अपने पास k की वैल्यू निकल कर आ जाती है। k की वैल्यू कितनी आती है? n पाई बाई
ए, ये बाद में भी अपने काम आएगी, इसको मैं 4th नंबर इक्वेशन दे देता हूँ, ये बाद में भी अपने काम आएगी। अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, इस के की वैल्यू 3rd इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि बाउंड्री कंडीशन सेकंड से हमने के की वैल्यू निकाली है और के की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन 3rd में पुट करने जा रहे हैं। तो मॉडिफाइड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, तो ऐसे धीरे धीरे ये मॉडिफाई होता चला जाता है सॉल्यूशन। देयरफॉर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन अपने पास आ गया साई एक्स इज इक्वल टू ए और साइन, और के की वैल्यू आ गई एन पाई बाई ए, और एक्स तो था ही पहले से ही। तो अब ये मॉडिफाई और हो गया है और इस फॉर्म में आ गया सॉल्यूशन। अब लास्ट बात ये रही कि एक जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कैसे निकालें, और ए की वैल्यू निकालने के लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का यूज किया जाता है। ए की वैल्यू निकालने के लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का यूज किया जाता है, तो उसको मैं 3 नंबर कह देता हूँ। नाउ वी विल यूज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं तो पाया ही जाएगा, कहीं ना कहीं पाया जाएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि साई स्क्वायर मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी एक्स के इंटीग्रेशन से दी जाती है, टोटल प्रोबेबिलिटी वो कितनी होनी चाहिए, वो 1 होनी चाहिए। ये कंडीशन कहलाती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ये आपके टोटल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन के बाद, है ना, इंटीग्रेशन के बाद ये टोटल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहलाती है। तो ये कंडीशन जो है मैं यूज करने जा रहा हूँ, तो चलिए करते हैं इसको। तो इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 टू ए, और मॉड ऑफ साई एक्स का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर और साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई ए, और डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये इस तरह से मैंने लिख दिया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करने के लिए साइन स्क्वायर का तो सीधा इंटीग्रेशन कर नहीं सकेंगे, इसको हम लोग बदल देते हैं 1 माइनस कॉस 2n पाई एक्स बाई ए। साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है। तो चलो मैं अपॉन वाले 2 को बाहर लिख लेता हूँ और मॉड ऑफ ए के स्क्वायर को भी बाहर लिख लेता हूँ, और इंटीग्रेशन चल रहा है 0 टू ए। अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है, अभी तो मैंने केवल ये फॉर्मूला लगाया है जो मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला मैंने लगाया। 2 तो मैंने बाहर रख लिया है, मॉड ऑफ ए के स्क्वायर को भी बाहर ले लिया, और ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख दिया। अब आप इसका इंटीग्रेशन करिए। इसका इंटीग्रेशन करें तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर तो बाहर पड़ा ही है, यहाँ लिखना चाहूँगा मैं, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर बाहर पड़ा है, अपॉन 2 भी पड़ा है बाहर। 1 का इंटीग्रेशन तो 1 की गुणा में जो dx है उसका इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, और cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 पाई एन एक्स बाई ए, और इंटीग्रेशन जब करते हैं तो x का मल्टीप्लायर अपॉन में आ जाता है 2n पाई बाई ए, ये x का मल्टीप्लायर अपॉन में आ जाएगा। और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 0 टू a, ये इंटीग्रेशन की लिमिट है। अब और सामने कितना चल रहा है, सामने 1 चल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ तो आपके a आ जाएगा, यहाँ तो a आ जाएगा। अपर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ तो a आ जाएगा, और यहाँ x की जगह जैसे ही a पुट करोगे आप तो a से a कट जाएगा नीचे वाला, और साइन 2n पाई आ जाएगा, वो 0 होता है। साइन 2n पाई कितना होता है, 0 होता है। मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, तो ये ऐसे वापस लिख देता हूँ, ये भी रब कर देता हूँ। तो अपर लिमिट पुट करने पर केवल a ही बचेगा,
और लोअर लिमिट x बराबर 0 पुट करोगे तो देखो ये सीधा ही 0 हो रहा है, और साइन 0 डिग्री ये भी x की जगह 0 पुट करोगे तो साइन 0 डिग्री भी 0 हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे ना, तो केवल अपने पास क्या बच जाएगा, केवल a ही बच जाएगा पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद। यहाँ पूरा a ही बचेगा केवल, तो और सामने क्या है 1 है। तो इससे फिर आपका मॉड a का स्क्वायर कितना आ गया, मॉड a का स्क्वायर आ गया 2/a। तो a कितना आ गया, a आ गया आपके रूट में 2/a। तो फाइनली ये a कांस्टेंट जो है वो भी निकल गया है, ये भी निकल गया है। तो वेव फंक्शन क्या हो गया, देयरफॉर तो फाइनल फॉर्म में आ जाएगा वेव फंक्शन, देयरफॉर वेव फंक्शन। तो फाइनल फॉर्म में वेव फंक्शन आ गया है, और क्या आ गया है, साई एज ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू a की वैल्यू तो आ गई है 2/a, और यहाँ चल रहा था साइन n πx/a, जहाँ n की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से वेरी करती है। तो ये फाइनल वेव फंक्शन आ गया है, ये जो पार्टिकल कॉन्फाइंड था बॉक्स के अंदर उसका वेव फंक्शन आ गया है, फाइनल वेव फंक्शन आ गया है। तो एक तो हमें वेव फंक्शन निकालना होता है पार्टिकल का, दूसरा अपने को निकालनी होती है एनर्जी। और एनर्जी निकालने के लिए हम लोग बीच में एक इक्वेशन हमने लिखी थी, मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको ऊपर ले जाके। इक्वेशन नंबर 4 थी ये, देखो एक तो ये इक्वेशन काम में आने वाली है, ये 2me/h² इज इक्वल टू k²। और k की वैल्यू क्या थी, k की वैल्यू देखो ये नीचे लिखी हुई होगी, k की वैल्यू यहाँ है, ये देखो इक्वेशन नंबर 4 में k की वैल्यू है, k की वैल्यू है n π/a। तो ये दोनों इक्वेशंस काम में लीजिए, वापस मैं लिखूंगा यहाँ पे। तो हमने 2me/h² को k² माना था, और k की खुद की वैल्यू कितनी आई थी, k की वैल्यू आई थी n π/a, और स्क्वायर अपने को करना पड़ेगा, ये स्क्वायर मैंने कर दिया है। तो इससे आप अगर e के लिए इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा n² π² और h², ये h² गुणा में चला जाएगा, h² अपॉन 2m और a²। तो ये एनर्जी आ गई है, जो पार्टिकल 1D बॉक्स में कॉन्फाइंड है उसकी ये एनर्जी आ गई है। और ऊपर हमने क्या निकाला था, वेव फंक्शन निकाला था। और आप अगर ध्यान देवें तो दोनों ही जो चीज़ें हैं वो n पर डिपेंडेंट है, जहाँ n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 है। n को बोलते हैं क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, n को क्वांटम नंबर बोलते हैं। और एनर्जी ऑफ nth स्टेट En से रिप्रेजेंट की जाएगी। इसी तरह से साई के साथ में भी n लगाया जाता है, वेव फंक्शन ऑफ nth स्टेट। ये तो आपका वेव फंक्शन ऑफ nth स्टेट है, और ये एनर्जी ऑफ nth स्टेट है। एनर्जी और वेव फंक्शन जो है वो निकाल लिया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम लोग पहले तो एनर्जी पर डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है। इसमें पहली तो बात यह है कि n बराबर 1 के लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी। n बराबर 1 के लिए एनर्जी हो जाएगी π² h² अपॉन 2ma²। n बराबर 1 के लिए ये एनर्जी हो जाएगी। और ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी। और यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये निकल कर आता है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी जीरो नहीं होती, जबकि क्लासिकल फिजिक्स में इज़ नॉट इक्वल टू, ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कुछ वैल्यू रहती है ना। जबकि क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है, क्लासिकल फिजिक्स में ग्राउंड स्टेट एनर्जी या मिनिमम जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, ज़ीरो होती है, मिनिमम एनर्जी ज़ीरो होती है। तो एक ये डिफरेंस निकल कर आता है क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में। क्लासिकल फिजिक्स में मिनिमम एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो सकती है, होती है, और क्वांटम मैकेनिक्स में ये ज़ीरो नहीं होकर कुछ फाइनाइट वैल्यू रखती है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होती है। और हायर एनर्जी स्टेट्स की आप एनर्जी निकाल सकते हैं,
तो हायर एनर्जी स्टेट की एनर्जी कितनी हो जाएगी, आप n बराबर 2 रखेंगे तो n स्क्वायर पर वेरी करता है, ये जो फॉर्मूला है वो n स्क्वायर पर वेरी करता है, तो 4E1 आ जाएगा, जहाँ E1 ये आपके द्वारा लिखा हुआ है ऊपर। और इसी तरह से E3 जो है वो कितना आ जाएगा, 9E1 आ जाएगा। तो एंड सो ऑन, इस तरह से जो है वो एनर्जीज हम लोग लिख सकते हैं। और अगर मैं ड्रॉ करूं एनर्जी को n के रिस्पेक्ट में, तो n बराबर 1 पर जो एनर्जी है, जैसा अभी हमने पढ़ा, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर है, और इसको हम लोग E1 कह रहे हैं। n बराबर 2 पर जो एनर्जी है वो है 4E1, वो है 4E1। और n बराबर 3 पर जो एनर्जी है, n बराबर 3 पर एनर्जी है वो कितनी है, 9E1। तो इनका जो एनर्जीज का जो गैप है वो अनइक्वल है। यहाँ पर जो गैप है वो तो 4E1 माइनस E1 दैट इज़ 3E1 है, ये वाला गैप। और ये वाला जो गैप है एनर्जी का, वो गैप है आपके 9 में से 4 के 5E1। तो ये गैप है एनर्जी का। तो क्लासिकल फिजिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में अगर मैं कंपेयर करूं, तो पहली बात तो ये है कि क्लासिकल फिजिक्स में मिनिमम एनर्जी जो है वो 0 होती है। यहाँ मिनिमम एनर्जी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और ये वैल्यू हमने अभी भी देखी है ना। और दूसरी बात ये है कि क्लासिकल फिजिक्स में एनर्जी क्लासिकल फिजिक्स में कंटिन्यूस होती है, इसमें क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब ये हुआ कि एनर्जी का हर एक मान जो है संभव नहीं है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही संभव है। जैसे E1, उसके बाद में एनर्जी जो आएगी वो 4E1 आने वाली है, और उसके बाद में 9E1 आने वाली है, एंड सो ऑन। और यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि एनर्जी ऑफ nth स्टेट इज़ प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, और अगर आप एनर्जीज़ का रेशो बताना चाहें, E1 रेशो E2 रेशो E3 एंड सो ऑन, तो ये रेशो जो है वो 1:4 रेशो 9 एंड सो ऑन है ना। तो ये सारा डिस्कशन जो है वो किस पर चल रहा है, एक पार्टिकल जो कि 1D बॉक्स में कॉन्फाइंड है उसके लिए ये सारा डिस्कशन चल रहा है। तो इस तरह से हमने एनर्जी के मान निकाले हैं और क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में कंपेयर करके देखा है। अब हम बात करेंगे वेव फंक्शन पे। तो वेव फंक्शन हमने क्या पढ़ा है, वेव फंक्शन पढ़ा है साई n nth स्टेट का जो वेव फंक्शन है वो होता है रूट में 2/a और साइन n πx/a, nth स्टेट का ये वेव फंक्शन है। यहाँ ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन कितना हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन का मतलब n की जगह 1 रख दीजिए, तो ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हो जाएगा πx/a, ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह से हायर एनर्जी स्टेट्स के भी वेव फंक्शंस निकाले जा सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, वेव फंक्शंस को x के रिस्पेक्ट में ट्रेस करना चाहूँगा। तो देखिए कैसे इसको ट्रेस कर सकते हैं। ये x बराबर 0 है और ये x बराबर a है, और ये n बराबर 1 वाली स्टेट है। तो इसके लिए वेव फंक्शन कितना है, इसके लिए वेव फंक्शन है रूट में 2/a और साइन πx/a, ये इतना है। तो इसको अगर मैं ट्रेस करूं, x की अलग अलग वैल्यू लूं, x बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। x बराबर a लोगे ना तब भी 0 आ जाएगा, x बराबर a पर भी 0 आएगा, तो ये वाला पॉइंट आएगा। और x बराबर a/2 लोगे तो साइन π/2 बन जाएगा, साइन π/2 1 होता है तो वो मैक्सिमम मान आएगा। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको हम लोग ट्रेस करना चाह रहे हैं। तो इस तरह का फंक्शन आएगा, और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगी। और किनारों पर हमेशा अपने को नोड्स प्राप्त होते हैं, हिंदी में इनको निस्पंद बोलते हैं। और यहाँ पर आपको बीच में अभी क्या प्राप्त हुआ है, एंटी नोड प्राप्त हुआ है,
कब, जब ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन की बात चल रही है तब की बात मैं कर रहा हूँ। ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन को ट्रेस कर दिया। साइन का कर्व है सिंपल, है ना, ये साइन का ही कर्व है सिंपल। अब n बराबर 2 के लिए देखिए क्या होता है। n बराबर 2 के लिए वेव फंक्शन क्या था, वेव फंक्शन हो जाएगा रूट में 2/a और साइन, और ये हो जाएगा आपके 2πx/a। तो इसमें भी आप x के विभिन्न मान रख के इसको ट्रेस कर सकते हैं। साइड 2 को भी हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। तो साइड 2 को मैं ट्रेस करूं तो वो इस तरह से आएगा। ये साइड 2 का जो है कर्व आएगा, साइन का ही कर्व है, ठीक है। और यहाँ पर ये नोड्स वाले पॉइंट हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये नोड्स वाले पॉइंट है, और ये एंटी नोड्स वाले पॉइंट हैं। इसी तरह से आप साई 3 को भी ट्रेस कर सकते हो। n बराबर 3 रख के साई 3 को भी ट्रेस कर सकते हो। तो वो इस तरह से आ सकेगा, वो इस तरह से आ सकेगा। साई 3 की वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ, ये रूट में 2/a और साइन 3πx/a, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये ग्राफ बनते हैं, नोड 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 और नोड, और यहाँ एंटी नोड। तो क्या यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आता है, अगर इन ग्राफ को देखें तो ये रिजल्ट निकल कर आता है कि पार्टिकल जो 1D बॉक्स में कॉन्फाइंड है उससे जो एसोसिएटेड वेव होगी ना, वो कैसी वेव होगी, नोड एंटी नोड वाली वेव आप याद करें 11th-12th क्लास से, तो वो स्टेशनरी वेव होती है। हिंदी में कहें तो अप्रगामी तरंगे होती हैं। तो वेव एसोसिएटेड, वो कौन सी, स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव। तो जो वेव एसोसिएटेड है वो स्टेशनरी वेव होगी, वो किसी भी डायरेक्शन में एनर्जी को प्रोपोगेट नहीं करवाती है। स्टेशनरी वेव की ये विशेषता होती है। तो पार्टिकल जो 1D बॉक्स में कन्फाइंड है उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव है वो स्टेशनरी वेव होती है। एक तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आया। दूसरा, अब हम लोग प्रोबेबिलिटी फंक्शन को भी ट्रेस करना चाहेंगे। प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, आपने पढ़ा है कि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है मॉड ऑफ साई का स्क्वायर। तो इसको हम लोग ट्रेस करना चाहेंगे। तो आप बस सिंपल ये जो आपने साई ट्रेस किए ना, इनका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर जैसे ही करोगे ना तो आपके ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। नेगेटिव वैल्यूज़ ये वाली या ये वाली, ये नेगेटिव वैल्यूज़ ऊपर चली जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। स्क्वायर भी होएगा तो हाइट भी ये जो है इंक्रीज होने वाली है। तो अगर मैं साई स्क्वायर को ट्रेस करना चाहूँ तो देखो कैसे ट्रेस कर सकते हैं। देखिए, ये x बराबर 0 वाली बाउंड्री है और ये x बराबर a वाली बाउंड्री है। और चलिए यहाँ पर हम लोग साई 1 के मॉड के स्क्वायर को ट्रेस करेंगे। तो साई 1 के मॉड के स्क्वायर को ट्रेस करोगे तो इस तरह से ये ग्राफ आएगा, ये इस तरह से ग्राफ आएगा। मिड पर ये मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। और साई 2 के मॉड के स्क्वायर को ट्रेस करोगे, साई 2 मॉड के स्क्वायर को ट्रेस करोगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा। और साई 3 के मॉड के स्क्वायर को ट्रेस करोगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा। शायद ये अनइक्वल बन गया है, थोड़ा सा इसको मैं कोशिश करता हूँ सही बनाने की। ये इस तरह से मॉड ऑफ साई 3 का स्क्वायर का ग्राफ आ जाएगा। इन ग्राफ पर हम लोग चर्चा करें, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि इसके अंडर का जो एरिया होता है वो यूनिट होता है। ये वाला जो इसके अंडर का एरिया होता है ना, ये एरिया, ये प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और ये एरिया कितना होता है, 1 के बराबर होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है। यहाँ पर देखें तो इन दोनों का सम जो है, इन दोनों एरियाज़ का सम, वो टोटल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये टोटल एरिया इसका और इसका मिला के एरिया का सम 1 होगा। इसी तरह से यहाँ इन तीनों एरियाज़
का सम जो है वो 1 होने वाला है। और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ से निकाल सकते हैं। पहला जैसे रिजल्ट ये है कि x बराबर, अगर ग्राउंड स्टेट की बात चल रही है ना, x बराबर 0 पर और x बराबर a पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है ना। आप देख सकते हैं पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। और x बराबर a/2 पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कर्व है, ये प्रोबेबिलिटी कर्व है, तो ये आपको बता देगा कि प्रोबेबिलिटी कहाँ मिनिमम है, क्या मैक्सिमम है। ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। इसी तरह से आप इनको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो x बराबर 0 पर, x बराबर a/2 पर, x बराबर a पर, यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो मिनिमम है और यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो मैक्सिमम है। तो इस तरह से आप आगे भी इनको प्रोबेबिलिटी कर्व को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये मैंने एक बुक से फ़ोटो खींच के भी दिखाए हुए हैं, तो ये और बेटर आप देख सकते हैं। ये आपके प्रोबेबिलिटी कर्व्स हैं और ये तो वेव फंक्शन के कर्व हैं, साई एन के कर्व हैं, और ये मॉड ऑफ साई ये प्रोबेबिलिटी कर्व हैं। तो इस तरह से ये कर्व अपने को प्राप्त होते हैं। तो ये सारा हमने डिस्कस किया पार्टिकल कॉन्फाइंड इन 1D बॉक्स, और एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेकर इसको एंड कर देते हैं। और एग्जांपल ये है कि फाइंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फाइंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन confined in 1D box of width 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर एंड कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो साई एन क्या है, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, और n स्क्वायर भी आएगा। और ग्राउंड स्टेट के लिए n बराबर 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। तो ये आ जाएगा पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर, h क्रॉस 1.054 होता है शायद, 10⁻³ का होल स्क्वायर, थोड़ा सा एक भी कर लेना आप लोग, और अपॉन में 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻³ m केस में काम कर रहे हैं। और ए है विड्थ ऑफ 1D बॉक्स, और विड्थ कितनी दे रखी है, 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। विड्थ जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻10। तो एंगस्ट्रॉम को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आप काम करोगे ना तो ये फाइनल आंसर जूल में आएगा, वो मैं नहीं कर रहा हूँ काम। और आप इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप भाग लगा दीजिए इसमें 1.6 × 10⁻19 का, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन प्राय पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक में डिस्कस कर लिया। कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।